Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होंडा CG 125 2022 मॉडल की फर्स्ट ट्यूनिंग किस तरह से करनी चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास होंडा CG 125 2022 मॉडल है जो कुछ ही दिन पहले मार्केट में लॉन्च हुआ है। ये 600 कुछ किलोमीटर चल चुका है। कस्टमर का ये कहना है कि ये तकरीबन 1000 किलोमीटर चल चुका है। इसका मीटर उन्होंने बंद कर दिया था शुरू में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होंडा CG 125 जब कभी भी आप न्यू परचेज करें कौन कौन से काम करवाना जरूरी होते हैं, कौन सा इंजन ऑयल शुरू में डलवाना चाहिए, कब ऑयल चेंज करवाना चाहिए, ट्यूनिंग कितने हजार किलोमीटर के बाद होती है, क्या दौरान ट्यूनिंग कार्बोरेटर खोलना जरूरी है या नहीं है, इसकी चैन स्प्रॉकेट को किस तरह से साफ करना चाहिए, इसके टेपर्स की एडजस्टमेंट कितनी रखनी है आपने, इसके नट बोल्ट को किस तरह से आपने चेक करना है, एयर फिल्टर साफ करने के बाद वॉश करने के बाद आपने कौन सा ऑयल लगाना है और एयर क्लीनर जो है इसका वो किस चीज के साथ आपने साफ करना है। A to Z कंप्लीट डिटेल आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर की जाएगी। हमारे इधर के माहौल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि डस्ट वाला इलाका है। अभी न्यू बाइक है, इसके चैन कवर के अंदर बहुत ज्यादा डस्ट है। चैन स्प्रॉकेट किट और चैन के ऊपर काफी ज्यादा डस्ट और रेत लग चुका है। यही रेत इसको खराब कर देगा। उसके बाद मैग्नेट साइड कवर हम खोल के आपको चेक करवाते हैं। इसके अंदर भी काफी ज्यादा रेत आ चुका है, डस्ट आ चुकी है। यही डस्ट इसके चैन स्प्रॉकेट किट को बहुत जल्दी खराब कर देती है। ये साफ होना बहुत जरूरी होता है। बैटरी का एसिड आपने चेक कर लेना है, अगर जरूरत हो तो बैटरी को चार्जिंग पे लगा देना है। उसके बाद ये जो ASV फिल्टर आप देख रहे हैं इसको साफ करने की जरूरत नहीं है। इसको साफ करने से उल्टा ये बंद हो जाता है। जस्ट आपने 11000 किलोमीटर के बाद ASV फिल्टर आपने न्यू डाल देना है। उसके बाद फिल्टर साइड कवर आपने खोल लेना है। फिल्टर केस को आपने अलहदा कर लेना है। 4 स्क्रू आप देख सकते हैं, पहले 2 नट होते थे 10 mm के, अभी 4 स्क्रू हैं। इसको आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेना है। पहले ये बॉडी इसकी मेटल की होती थी, अभी ये प्लास्टिक की है। फिल्टर बॉक्स के 4 स्क्रू खोलने के बाद फिल्टर बॉक्स कवर को आपने अलहदा कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर भी उन्होंने एक छोटी सी रबड़ दी है ताकि प्रेशर लीक ना हो कहीं से। अगर जो यहाँ से प्रेशर लीक होगा तो बाइक का साउंड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। पहले इस साइड पे एक क्लिप नुमा पत्ती होती थी, अभी वो भी खत्म कर दी गई है। अभी एक ये स्क्रू लग गया है छोटा सा। पहले ये होता था जंप वगैरह लगते थे तो पत्ती अलग से निकल जाती थी साइड पे, तो उससे ये होता था कि फिल्टर की वजह से बाइक का साउंड चेंज हो जाता था, खराब हो जाता था। अभी यहाँ पर भी एक सील दे दी गई है। पहले वाले मॉडल्स में ये सील नहीं होती थी। मीन के इसके साउंड को पहले की निस्बत और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। फिल्टर को आपने अलहदा कर लेना है। बहुत ही एहतियात के साथ आपने फिल्टर को बाहर निकालना है ताकि ये फट ना जाए। और फिल्टर को आपने मिट्टी के तेल के साथ ही वॉश करना है। अगर आप पेट्रोल के साथ फिल्टर को वॉश करेंगे तो फिल्टर की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। मिट्टी के तेल के साथ अगर जो आप वॉश करेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैकेनिक्स हजरात के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है मिट्टी का तेल। पेट्रोल की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ पे असर पड़ता है, सेहत ख़राब हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल बुखारात की शक्ल में हमारे अंदर चला जाता है और हमारे फेफड़े वगैरह बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है मिट्टी के तेल का इस्तेमाल शुरू कर दें आप दोस्त। कार्बोरेटर वॉश करने के लिए, इंजन का सामान वॉश करने के लिए, एयर फिल्टर वॉश करने के लिए, जो भी आपने बाइक के रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने वॉश करनी है उसमें आप मिट्टी का तेल ही इस्तेमाल करें। एयर फिल्टर को अच्छी तरह वॉश करने के बाद आपने उसको थोड़ी देर के लिए खुश्क होने के लिए रख देना है। एयर क्लीनर बॉक्स को आपने अच्छी तरह साफ कर लेना है। उसके अलावा जो जो एरियाज आपको लगते हैं साफ होने वाले हैं, वॉश होने वाले हैं, उनको आपने वॉश करना है। अभी आप देख सकते हैं इसकी जो जहाँ पे फ्रंट स्प्रॉकेट चल रही है इस जगह पे काफी ज्यादा डस्ट लगी हुई थी, रेत लगा हुआ था। इसको भी हमने मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह वॉश कर दिया है। उसके बाद आपने फिल्टर को खुश्क होने के लिए रख देना है और टैपर्ड कवर इसका आपने खोल लेना है। टैपर्ड कवर के 3 बोल्ट लगे होंगे। 10 mm की चाबी की मदद से आपने तीनों बोल्ट्स को खोल लेना है और टैपर्ड कवर को आपने अलहदा कर लेना है हेड से। टैपर्स एडजस्ट करने से पहले आपने पिस्टन को टॉप पोजीशन पर लेके आना है। एक बार जब आप मैग्नेट टॉप पर ये टी का जो मार्क आपको मैग्नेट के ऊपर नजर आ रहा है और सर्किट प्लेट केस के ऊपर भी आपको एक मार्क नजर आ रहा है, इन दोनों मार्क को आपने बराबर कर लेना है। और लेकिन टैपर्ड रॉकर पट्टी को आपने चेक कर लेना है वो डांसिंग पोजीशन में ना हो। अगर जो डांसिंग पोजीशन में होगी तो एक बार फिर आपने मैग्नेट को घुमाकर दोबारा से टी के निशान को और जो इंजन केस के निशान को बराबर करना है। और अभी देखना है रॉकर पट्टी बिल्कुल फ्री हालत में होनी चाहिए, यानी जो रॉकर है इसके वो मूविंग ना कर रहे हैं। जब आप पिस्टन को टॉप पोजीशन पर ले आए उसके बाद आपने वाल्व की क्लियरनेस चेक करनी है। उसकी जो पहले वाली क्लियरनेस है वो कितने mm है, उसके लिए आपको फिलर के निशान को बराबर करना है। और अभी देखना है रॉकर पट्टी बिल्कुल फ्री हालत में होनी चाहिए, यानी जो रॉकर है इसके वो मूविंग ना कर रहे हो।
जब आप पिस्टन को टॉप पोजीशन पर ले आएं, उसके बाद आपने वाल्व्स की क्लियरनेस चेक करनी है। उसकी जो पहले वाली क्लियरनेस है वो कितने mm है, उसके लिए आपको फिलर गेज की जरूरत पेश आएगी। तो 0.08 mm की फिलर गेज की मदद से आपने दोनों वाल्व्स की क्लियरनेस चेक करनी है। तो अभी यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फिलर गेज को फिलर गेज क्यों कहते हैं। फिलर गेज को जब भी आप वाल्व क्लियरनेस की दरमियानी गैप से गुजारेंगे तो आपको फील होना चाहिए कि गेज वाल्व के गैप से गुजर रही है, यानी रॉकर के एडजस्ट और वाल्व की गैप के दरमियान से जब आप फिलर गेज को गुजारेंगे आपको पता चलना चाहिए कि फिलर गेज गुजर रही है, ना बहुत ज्यादा लूज हो और ना ही बहुत ज्यादा टाइट हो, यानी फील से फिलर गेज निकला है, इसीलिए इसको फिलर गेज कहते हैं। अगर फिलर गेज के हिसाब से आपको वाल्व थोड़े से टाइट नजर आए, टैपर्स टाइट नजर आए तो आपने लूज कर लेने हैं, अगर जो ज्यादा लूज हो तो आपने टाइट कर लेने हैं। हमेशा टैपर्स की एडजस्टमेंट आप फिलर गेज के हिसाब से ही करें। आपके पास फिलर गेज हर मॉडल की हर नंबर की होना जरूरी है। जब आप टैपर्स को अच्छी तरह एडजस्ट कर लें, टैपर कवर को आपने वापस लगा देना है, उनके तीनों बोल्ट्स आपने अच्छी तरह टाइट कर देने हैं। अभी बारी है इसका इंजन ऑयल तब्दील करने की। तो ड्रेन बोल्ट आपने इसका खोल लेना है 24 नंबर की चाबी के साथ, और पहले वाले इंजन ऑयल को आपने बाहर निकाल लेना है किसी भी बर्तन के अंदर। याद रखिएगा इंजन का जो टेम्परेचर है ना तो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए और ना ही बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, दरमियाने टेम्परेचर पर आपने इंजन ऑयल बाहर निकालना है। और इंजन के अंदर प्रेशर लगाने की, एयर प्रेशर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप नॉर्मल टेम्परेचर पर इंजन ऑयल बाहर निकालेंगे तो सारा इंजन ऑयल बाहर निकल जाता है। जस्ट 1-2 मरतबा आपने किक लगा लेनी है बगैर स्विच ऑन किए, और प्लग खोल के आपने प्लग की कंडीशन भी चेक कर लेनी है, क्या बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो ज़्यादा ख़राब तो नहीं है। प्लग से इस तरह पता चलता है कि अगर प्लग की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है यानी ब्लैक में है तो एवरेज भी इसकी ख़राब है। अगर प्लग ब्राउन या वाइट है तो एवरेज बिल्कुल ठीक है। बैटरी चार्ज करने के बाद, बैटरी का एसिड पूरा करने के बाद आपने बैटरी को वापस लगा देना है, और उसका जो ओवरफ्लो पाइप है वो भी आपने ज़रूर लगाना है। तो इंजन ऑयल अच्छी तरह निकल चुका है, अभी बारी है इंजन ऑयल डालने की। लेकिन इंजन ऑयल डालने से पहले नट को आपने अच्छी तरह टाइट कर लेना है, उसके बाद ही इंजन ऑयल डालना है। अभी आप जैसा कि जानते हैं कि सर्दियों के दिन है और न्यू बाइक है तो आप 10-30 इंजन ऑयल इसके अंदर डाल सकते हैं। कुछ अरसा ये इस्तेमाल करें आप ऑयल, जैसे ही गर्मी शुरू हो तो आप 20-40 इंजन ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जब आपकी बाइक 25 से 30 हज़ार किलोमीटर चल जाए तो फिर आप 20-50 इंजन ऑयल यूज़ करना शुरू कर दें। इससे ये होगा कि आपकी बाइक के इंजन की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ्रंट स्प्रॉकेट साफ करने के बाद इस जगह पर ऑयल लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज फ्रंट साइड से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। चैन के ऊपर भी ऑयल लगाएं आप अच्छी तरह। हर 500 किलोमीटर के बाद आपने चैन को गियर ऑयल के साथ लुब्रिकेट करना है। गियर ऑयल आपने चैन के ऊपर लगाना है 80-90 गियर ऑयल। इंजन का ये जो मेन बोल्ट आपको नीचे वाला नजर आ रहा है 14 mm की चाबी की मदद से इस बोल्ट को आपने जरूर चेक करना है। अक्सर ये बोल्ट लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से इंजन बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है। उसके बाद मैग्नेट साइड कवर वॉश करने के बाद आपने लगा देना है। जब एयर क्लीनर अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो 10-30 इंजन ऑयल जो इंजन के अंदर आपने ऑयल डाला है वही ऑयल आपने एयर फिल्टर के ऊपर लगाना है। अच्छी तरह ऑयल लगाकर बस थोड़ा सा आपने निचोड़ लेना है और दोनों फिल्टर्स के ऊपर आपने ऑयल लगाना है। ये ना हो कि एक फिल्टर के ऊपर आप लगा दें, दोनों फिल्टर्स के ऊपर आपने अच्छी तरह ऑयल लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद आपने एयर फिल्टर को वापस अपनी जगह पर फिट कर देना है। तरीका तकरीबन वही है पहले वाला, फिटिंग में थोड़ी बहुत चेंजिंग आपको नजर आएगी। दोनों फिल्टर्स को आपने अच्छी तरह फिट कर देना है और फिल्टर बिल्कुल इसी हालत में ही आपने फिट करना है। अक्सर मैकेनिक्स दोनों साइडों पे फिल्टर को अंदर की तरफ मूव कर देते हैं, बेंड कर देते हैं, उससे साउंड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जिस तरह अभी मैं फिल्टर को फिट कर रहा हूँ आपने भी इसी तरीके से फिल्टर को बाइक के अंदर फिट करना है। स्क्रू को आपने वापस लगाकर अच्छी तरह टाइट कर देना है। स्क्रू टाइट करने के बाद फिट कर रहा हूँ, आपने भी इसी तरीके से फिल्टर को बाइक के अंदर फिट करना है। स्क्रू को आपने वापस लगाकर अच्छी तरह टाइट कर देना है। स्क्रू टाइट करने के बाद कवर को आपने वापस लगा देना है। उसके चारों स्क्रू को आपने अच्छी तरह टाइट कर देना है। फिल्टर के चारों स्क्रू अच्छी तरह टाइट करने के बाद आपने साइड कवर को भी लगा देना है। उसके बाद बारी आ जाती है चैन स्प्रॉकेट को साफ करने की। अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर काफी ज्यादा डस्ट लगी हुई है, तो एयर प्रेशर की मदद से आप सारी डस्ट को खत्म कर सकते हैं। ऑयल लगाने से पहले आपने एयर प्रेशर लगाना है, सारी डस्ट को खत्म कर लेना है। उसके बाद ही आपने चैन को लुब्रिकेट करना है। चैन को लुब्रिकेट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि
हर 500 किलोमीटर के बाद आपने गियर ऑयल से चैन को लुब्रिकेट करना है और चैन के एडजस्टमेंट को चेक करना है। अगर चैन लूज हो तो आपने चैन को टाइट करवा लेना है। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा ढीला भी ना हो। और चिमटे के ऊपर जो मार्क दिए गए हैं, इस मार्क के हिसाब से आपने दोनों साइडों की अलाइनमेंट बिल्कुल बराबर रखनी है। अभी आप देख सकते हैं इधर भी जो चैन एडजस्टर के ऊपर जो मार्क है और चिमटे के मार्क दोनों साइडों पर एक ही नंबर पर होने चाहिए। यानी उस साइड पर अगर जो 2 नंबर पर है तो इस साइड पर भी 2 नंबर पर ही होना चाहिए। इससे व्हील की अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक रहेगी। यानी चैन स्प्रॉकेट अगर जो सही लाइन पर चले तो जल्दी खराब नहीं होता। अगर जो अलाइनमेंट आउट रहेगी तो चैन स्प्रॉकेट बहुत जल्दी खराब होगा, या तो फिर रगड़ की आवाज पैदा करेगा, आपको चलाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। अगर आपकी बाइक पुरानी है तो चैन स्प्रॉकेट के जो दंदाने हैं वो आपने चेक कर लेने हैं। अक्सर चैन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, चैन का लिंक निकालने पड़ जाता है। अगर चैन स्प्रॉकेट के दंदाने नुकीले हो जाएं, तेज हो जाएं या टेढ़े हो जाएं या टूट जाएं तो उस सूरत में आपने चैन का लिंक कभी भी नहीं निकालना। ये तो खैर नई बाइक है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है अभी चैन का लिंक निकालने की, और ना ही आपने निकलवाना है। इसकी चैन को जस्ट आपने एडजस्ट करना है। चैन कवर के ऊपर इसकी एडजस्टमेंट भी लिखी हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। इसके चैन के अंदर जो फ्री प्ले है वो आपने 12 से 15 mm ही रखनी है। उसके बाद चैन कवर को अंदर से वॉश करने के बाद आपने वापस लगा देना है। चैन कवर को वापस लगाने के बाद दोनों बोल्ट्स को आपने अच्छी तरह टाइट कर देना है। उसके बाद बारी आ जाती है इसकी स्पोक्स की। स्पोक्स आपने चेक कर लेनी है, जो स्पोक्स ज़्यादा ढीली हो उस स्पोक्स को आपने मखसूस टार्क के मुताबिक आपने टाइट करना है। बहुत ज़्यादा टाइट करने से व्हील की अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी, व्हील टेढ़ा हो सकता है। सारी स्पोक्स को आपने चेक कर लेना है, जो स्पोक आपको ढीली नजर आए उस स्पोक को आपने अच्छी तरह टाइट करना है। बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों व्हील्स की स्पोक्स आपने चेक कर लेनी है। स्पोक्स टाइट करने के बाद दोनों व्हील्स के टायर प्रेशर को भी आपने चेक करना है। चैन कवर के ऊपर डिटेल लिखी हुई है कौन से व्हील में कितना टायर प्रेशर होना चाहिए। पूरी बाइक के आपने नट बोल्ट सभी के सभी चेक कर लेने हैं। अगर आपको कोई नट या बोल्ट ढीला नजर आए तो उसको आपने टाइट कर देना है। बहुत सारे दोस्त नई बाइक परचेज करते हैं और ये कहते हैं कि ट्यूनिंग करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। ट्यूनिंग करवाने की जरूरत होती है। पहली ट्यूनिंग आपने 1000 किलोमीटर के बाद करवानी है, दूसरी ट्यूनिंग आपने 3000 किलोमीटर के बाद करवानी है, और जो तीसरी ट्यूनिंग है वो 5000 किलोमीटर के बाद करवानी है। उसके बाद आपने हर 1000 किलोमीटर के बाद इंजन ऑयल तब्दील करवाना है, और दूसरे इंजन ऑयल के साथ यानी 2000 हर 2000 किलोमीटर के बाद आपने बाइक की ट्यूनिंग करवानी है। ट्यूनिंग करवाना क्यों जरूरी है? कुछ अर्सा मोटरसाइकिल के इस्तेमाल के बाद पुर्जों की रगड़, माहौलियाती असरात, मौसमी असरात की वजह से मोटरसाइकिल की कारकर्दगी में कमी होना शुरू हो जाती है। मोटरसाइकिल की गिरती हुई कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ पुर्जों की एडजस्टमेंट, कुछ पुर्जों की सफाई और कुछ पुर्जों की तब्दीली करने से मोटरसाइकिल की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है। अभी आप देख सकते हैं हम इसके सिलेंसर को भी वॉश कर रहे हैं पेट्रोल के साथ। इससे यह होता है कि थोड़ा बहुत अगर जो कार्बन वगैरह हो वो भी इसका साफ हो जाता है। बाय द वे, इस तरह सिलेंसर वॉश करना कंपनी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हम खुद सिलेंसर वॉश करते हैं। इससे साउंड बेहतर हो जाता है, कस्टमर अच्छी तरह मुतमिन हो जाता है। कंप्लीट ट्यूनिंग करने के बाद आपने बाइक की टेस्टिंग ड्राइव कर लेनी है।